सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास शख्सियत हैं कांग्रेस की महिला नेत्री और प्रदेश की जुझारू नेता, और रीवा में हर कोई इन्हें जानता है। कविता पांडे, कविता दीदी के नाम से भी ये जानी जाती हैं और लोगों के बीच में अच्छी खासी लोकप्रिय भी हैं। कविता जी, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। और हम सबसे पहले आपके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है उस पर बात करेंगे कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते कि कविता जी की राजनीति की प्रति कैसे रुचि बढ़ी। कई पुश्तों से मेरे परिवार में राजनीति रही है। मेरे बाबा तुलसी चौरा हुआ करता था, जो जनपद सदस्य होते थे 5 गांव के। तो बाबा हमारे जनपद सदस्य हुआ करते थे उस जमाने में। ताउम्र मरते तक वो सरपंच रहे हमारे गांव के। मेरे नाना अच्युतानंद मिश्रा जी लगातार कई वर्ष मऊगन से एमएलए रहे, मामा एमएलए रहा। बड़े पिताजी पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक बहुत बार रहे। तो मैं जब से पैदा हुई तो मैंने अपने घर में मेले की स्थिति देखी। हम लोग ने, जैसे लोग डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं, हमारे यहाँ जैसे स्कूल में बोरा बिछता, फट्टे बिछते हैं, टाट पट्टी ऐसे बिछी रहती थी और 200-300 लोग प्रतिदिन खाना खाते थे। और मुझे आज भी याद है कि आटा इतना सारा सनता था, 9 चूल्हे होते थे, उसमें पुटकी लगती थी और रोटी बनाने में हम लोग का सहयोग होता था। और घर की महिलाएं अमूमन, बहुत हमारा परिवार उदारवादी था और महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उसके बावजूद इतना घर का मेला मैंने बचपन से देखा है। तो राजनीति हमारे खून में है और हम लोग ने उसको ओढ़ा बिछा, उसको राजनीति नहीं हम कहते, समाज सेवा मानते हैं। कि जो गरीब गुरबा, दरिद्र नारायण, शोषित पीड़ित दलित पूरे जिले का आता था, वो हमारे घर में ही ऊपर के जो कमरे थे मैया में, उसमें रहते भी थे, भोजन भी करते थे, उनके लिए टॉयलेट्स बाथरूम बने थे, वो सब हमारे परिवार के सदस्य। आज जो आपको फ्रंट लाइन नेता रीवा शहर में किसी भी पार्टी में दिख रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि भाजपा के भी 90% जो नेता आज ये सांसद विधायक दिख रहे हैं, वो सब हमारे घर की पाठशाला से पढ़ के निकले हैं, और चाहे वो किसी भी दल में राजनीति कर रहे हैं। तो जब हमने देखा है तो हमने उसी को ओढ़ा बिछाया और हमारे जीवन में वो उसी का समावेश हुआ। स्कूल में हो, कॉलेज में, कहीं ना कहीं लीडरशिप करते रहे। और मैं तो राजनीति करती नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ। देखिए, आप राजनीति नहीं करती, समाज सेवा करती हैं, लेकिन एक राजनीतिक सफर कैसे आपकी शुरुआत हुई? समाज सेवा के क्षेत्र में आप जुड़ी रही, लगातार लोगों के बीच में हैं, तो कैसे आपकी एक रुचि बढ़ी और सफर कैसा रहा? मैं तो व्यक्तिगत रूप से वकील हूँ, एडवोकेट। तो महिला मामलों में मैंने बहुत काम किया है। घरेलू महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का धारा 12 और 19 जो क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के लिए, उसका रिकमेंडेशन एक तरीके से कहिए तो मैंने किया था। और उसको फिर हमारी जो केंद्र सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी ने 40 लोगों की एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, इंदिरा जयसिंह, मोहिनी गिरी, और सौभाग्य से मैं भी वहाँ पर थी। और हम लोग ने महिलाओं के लिए कोशिशें की हैं और काम किया है। वकालत के साथ साथ ही महिला आरक्षण हुआ 1999 में। तो अमहिया जो हमारा घर का वार्ड है, मेरा निज निवास है, वो महिला सीट हो गई। तो हमारे पिताजी की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरी इच्छा चुनाव की नहीं थी, मैं एडवोकेसी के माध्यम से सेवा करना चाहती थी। चुनाव लड़ा और कोई भी पार्टी मेरे खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो मुझे लगता है उसको 150 वोट कुल मिले थे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने के का रिकॉर्ड बना और मैं चुनाव जीत के आई। और उसके बाद कहानी फिर महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम विभिन्न पदों से होते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन तब भी मेरी कोशिश होती थी कि मुझे लगता है कि जो विधवा निराश्रित पेंशन होती है महिलाओं की और जो गरीब गुरबा की, उसमें मैंने हजारों लोगों के नाम जुड़वाए थे जो जरूरतमंद भटका करते थे। और इसी तरह समाज की सेवा की इच्छा है कि यदि मौके मिलते हैं तो मैं लोगों की मदद की कोशिशें करती रहती हूँ। कविता पांडे पूरे जिले में चर्चित हैं, प्रदेश में हैं, और ख़ास तौर से बात करें रीवा विधानसभा में, चूँकि नगरीय क्षेत्र में एक लंबा आपका कार्यकाल रहा है। पार्षद की भूमिका में रही, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रही, कई भूमिकाओं में आप रही। लोगों के बीच में भी आपकी एक अच्छी खासी लोकप्रियता है और हर कोई कविता दीदी को देखना चाहता है कि कविता दीदी उस मुकाम में पहुँचे जो एक राजनेता की मुकाम होती है, ख़ास तौर से विधायक, सांसद। तो आप चूँकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ और महापौर में आप का उम्मीदवार महापौर निर्वाचित हुए, रीवा नगर निगम में आपकी अच्छी खासी भूमिका रही, तो आप कैसे देखती हैं इस पूरे समीकरण को? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं अभी? भारतीय राजनीति में का ये परिवर्तन का युग है।
भाजपा का जो 15-18 साल का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की तरफ है, ये ढलान पे है। और रीवा नगर निगम का कांग्रेस ने जो 23 साल बाद चुनाव जीता, वो ये बताता है कि आगे भाजपा के लिए अब कंटक ही कंटक है। और यहाँ से कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो जनता तैयार है। कर्तव्य की पूर्ति के लिए अधिकार का होना आवश्यक होता है। अधिकार मिलेगा तो हम लोग और ताकत से करेंगे। भले ही अभी रीवा नगर निगम में मेयर बना, पर आप देखते हैं कि विधायक दूसरी पार्टी के हैं, सांसद दूसरी पार्टी के हैं और उनके पार्षद भी ज्यादा है, तो राह में रोड़े अटकाते रहते हैं। अभी शिक्षा उपकर का मामला मेरे संज्ञान में आया कि मात्र 70 रुपए शिक्षा उपकर लगा करता था, पर इन्होंने चालबाजी से उस 70 रुपए के विरुद्ध अब आज की डेट में 1166 रुपए शिक्षा उपकर लग रहा है। और हमको लगता है वो कई गुना प्रतिशत इन्होंने वसूली की योजना बनाई, इसलिए कि हमारी सरकार को, हमारी नगर सरकार को बदनाम कर सके। तो इस तरीके की सड़कों के भूमि पूजन में इनके रीवा के जो एमएलए साहब हैं, 15-20 साल से वो एमएलए हैं, और क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब उनको डर लग रहा है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो अपनी बेरोजगारी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अरे भाई माननीय विधायक जी, 20 साल का समय बहुत होता है। आप चाहते तो रीवा नगरीय क्षेत्र और रीवा विधानसभा के सभी लोगों के पास काम हो सकता था। आपके पास उद्योग था, रोजगार था, माइनिंग था, ऊर्जा था, क्या नहीं था। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के जो आपके गांव-गांव के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार को तो आपने आउटसोर्स की नौकरियां दिलाई, पर आपके अंदर इतनी कुवत नहीं थी कि उनको सरकारी दिलाते या वास्तव में उनको सेटल करते। 6,000, 7,000, 8,000 रुपए की नौकरी आपने दिलाई और उसमें भी आपके चेले चापड़ियों ने घूस वसूला। ये मेरी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं। तो मुझे अचरज होता जब ये कहते हैं कि रीवा में विकास हुआ और विकास पुरुष है। आज भी आप जहां बैठे हैं, मेरे मोहल्ले में अभी पानी नहीं है। हम लोग बोरिंग का पानी पीते हैं, हार्ड वाटर है, और कोशिश करते हैं कि सॉफ्टनर खरीद लें। प्रदेश संगठन में भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और लगातार हम देख रहे हैं कि आप अन्य जिलों के दौरों में भी रहती हैं, और कमलनाथ का भी फिर से है कि फिर से लौट के कमलनाथ आएंगे, जिस तरीके से आपकी सरकार गई मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान 2023 अब सामने है, सभी के लिए बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए भी। तो कविता पांडे जी क्या मन मना रही हैं, कहाँ से चुनाव लड़ने के उसमें हैं? रीवा शहर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। निश्चित रूप से मैं छोटी सी राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कमलनाथ जी की सेना का बहुत छोटा सा मैं हिस्सा हूँ, और हम लोग उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं कि नवंबर 2023 में माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करेंगे। और मध्य प्रदेश के जो विकास की गंगा अधूरी रह गई है और जो बीच में छूट गई है, ये मदारी मामा मदारी की और इनकी भजभज गैंग की सरकार आई है, जो काम नहीं करते और गाल ज्यादा बचाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री की सेना के रूप में मैंने, कमलनाथ जी की सेना के रूप में मैंने विगत कई वर्षों में काम किया है। जब भी जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी ताकत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन की कोशिश की है। विंध्य और बुंदेलखंड संभाग का इलाका मेरा प्रभार का इलाका है। दमोह हम लोग ने सह प्रभारी के रूप में, जब बाई इलेक्शन हुआ दमोह और रैगांव, मैं सह प्रभारी के रूप में रही, और मेरा जो सक्सेस रेट है भगवत कृपा से और कमलनाथ जी के विश्वास पर मैं खड़े उतरी हूँ। रैगांव हमने चुनाव जीता और दमोह भी हमने चुनाव जीता। और दमोह नगर पंचायत में भी मुझे जिम्मेदारी मिली थी कि जाके आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिता कराएं, और वो भी हम सब ने मिलकर जीता। तो आज कमलनाथ जी का और कांग्रेस पार्टी का जो भरोसा मुझ पर है, तो मेरी इच्छा रहती है और हमेशा निष्ठा से काम करूं, उनके भरोसे पर पूरी ईमानदारी के साथ खरी उतरूं। रही मेरी व्यक्तिगत बात, तो जो भी कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, उसकी इच्छा होती है कि मुझे भी टिकट मिले, चुनाव लड़ूं और जनता की सेवा का जो भगवान अवसर दे, उसे पूरी तरह से मजबूती के साथ उभर कर आऊं। तो निश्चित रूप से यदि पार्टी का कुछ जिम्मेदारी ऐसी देती है तो हम सब तैयार बैठे हैं। और अब कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। 230 सीटों में हमारी उम्मीद है कि 165 से 70 सीटें कांग्रेस की आएंगी, और रीवा जिले की तो 8 की 8 सीटें हम आज के दिनांक में जीत रहे हैं। देखिए, अब सरकार की बात हो रही है तो खास तौर पे कांग्रेस पे एक सवाल अक्सर उठता है, गुटबाजी, कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कमलनाथ गुट है, दिग्विजय सिंह है, फिर उसके बाद छोटे छोटे गुट रहते हैं, नेताओं में गुट रहते हैं। रीवा में भी कह रहे हैं कि गुटबाजी है, कोई कह रहे हैं कि अब इनका गुट सक्रिय हो गया है। तो कैसे आप देखते हैं कि फिर विधायक आपका बन के आएगा, फिर से आप कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगी?
भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस तरीके की बातें बड़ी प्रचारित करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक दिन कोई देव तालाब के आसपास सड़क बन रही थी और उसका उद्घाटन होना था, तो गिरीश गौतम जी के कार्ड छपे थे, उसके पहले ही दूसरा नेता जाके करके चला है। रीवा में कहीं कहीं होर्डिंग लगे रहते हैं, तो उसमें कहीं राही शुक्ला का लगा रहता है, तो उसमें कहीं नागिन सिंह नहीं है, तो कहीं गिरीश गौतम नहीं है। इनकी आपस की खींचतान बनी रहती है। कई बार मुख्यमंत्री को आना होता है तो आने के कार्यक्रम घोषित हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे लोग रहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अरे अपने आईना देखने की आदत डालिए। नहीं तो कांग्रेस क्या पार्टी एक ताकत है, मतलब कुछ बीजेपी गुटबाजी फैला रही है क्या निश्चित रूप कांग्रेस, से। ये माना जाए? देखिए, जब बर्तन बहुत सारे होते हैं तो आपस में खटकते ही हैं। मतों का भेद हो सकता है, मतांतर हो सकते हैं, विचारधारा की सोच हो सकती है, जैसे हम आप बैठे हैं तो कुछ अलग अलग सोचे, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ताकत और एक मुट्ठी की तरह काम करती है। अभी मेयर इलेक्शन हम लोग ने नगर सरकार अपनी खुद की बनाई है और भाजपा सरकार को और इनके सबसे बड़े प्रभावी नेता को हम लोग ने मुंह की खिलाई है, आपने स्वयं देखा है। तो आगे भी हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं और इनका जो झूठ का पुलाव है और इनकी काट की हांडी है वो फूट जाने की स्थिति पर है। देखिए, आपने सीट जीतने की बात की तो विंध्य में कांग्रेस अभी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, और ख़ास तौर से बात की जाए रीवा में, तो रीवा में अभी हाल ही में आप के मेयर का चुनाव आपने जीता है, लेकिन 8 विधानसभा जो है अभी भी बीजेपी का कब्जा है। तो कैसे उस कब्जे से आप उस सीट को चाहेंगे कि आप तरफ झुकाव हो जनता का? 2018 के पहले भी चुनाव होते रहे हैं और यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत रही है। तो एक बार की बात की बीती ताही बिसारी की, आगे की सुधि लो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की बहुत तेज लहर है। आप सब, मैं दावे से कहती हूँ कि आप सब कांग्रेस को ही वोट देंगे। महंगाई अपने चरम पर है। SBI और LIC का कल वो जो अडानी है, फेकू महाराज का जो सबसे खास आदमी है, उसने पूरा देश की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है और आज पूरी दुनिया में भारत सरकार की बदनामी हो रही है। तमाम आप देख रहे हो कि अनायास मौतें हो रही हैं। डॉक्टर से बात करो तो बोलते हैं कि हमको टीवी मीडिया में मत लाइएगा, लेकिन सच कह रहे हैं कि अचानक ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और अचानक 32-33 साल के युवा कार्डियक अरेस्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं से जनता बहुत डरी हुई आहत है कि आखिर ऐसी सरकार, ये क्या सरकार पनौती है क्या? क्या है? हमारे मोहल्ले के कई 3-4 बच्चे मर गए, पता ही नहीं चला कि कैसे मृत्यु हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जो इंजेक्शन लगा था उसमें कुछ ऐसा था। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए कि अभी हम हैं और अभी 5 मिनट बाद नहीं होंगे, तो आखिर इनके कारण क्या है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, एक भी युवा के पास नौकरी नहीं है। बिजली विभाग वाले अलग बैठे हुए हैं, आउटसोर्स वाले अलग बैठे हुए हैं, संविदा स्वास्थ्य और शिक्षा कर्मी अलग बैठे हैं। जो बेचारे 60-62 साल में जो सरकारी अफसर रहते हैं उनकी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। तो आखिर इनको वोट दे कौन रहा? सवाल इस बात का लीजिए ना। आप यदि युवा हैं, आप इंजीनियर हैं, PhD हैं, पढ़ के आए, तो क्या आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? यह सरकार का दायित्व तो नहीं होता क्या? वो 8,000 रुपये की आउटसोर्स की नौकरी करेगा, उसमें भी सरकारी अफसर कहेगा कि तुम जाओ खंबे में चढ़ जाओ, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर। स्किल नहीं है। मतलब पूरे देश में आपाधापी मची है, बेरोजगारी का आलम ये है। तो कह रही कि विकास कर रहे हैं, और वर्तमान में रीवा की बात करें तो पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ल भी कह रहे हैं कि लगातार विकास हो रहे हैं, रीवा शहर में विकास और डेवलपमेंट के कई कार्य हो रहे हैं। और जबकि अभी आपने भी कहा, आपका पूरा विधानसभा क्षेत्र भी है रीवा, आप लगातार सक्रिय भी हैं, और जैसा आपने कहा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ से नेतृत्व करेंगी। तो कैसे राजेंद्र शुक्ला के सामने आप देख रही हैं अपने आप को? विकास नाम की तो कोई चीज मुझे कभी कहीं नहीं दिखाई। अभी एयरपोर्ट की बात 2-3 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ी कि रीवा विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत गाल बजाया। चुराटा, चुराहटी, उमरी, अगडाल, रीवा विधानसभा के 7-8 गांव की पूरी जमीन ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, मुआवजा। अब आज की दिनांक में कोई भी जमीन शहर से जुड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एकड़ जाती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मात्र 20 लाख रुपए, कई वर्षों से उनकी रजिस्ट्री रोक दी गई है, मात्र 20 लाख रुपए में तुम जमीन छुड़ा रहे हो। क्यों छुड़ा रहे हो भाई? सरकारी दर में उनको मुआवजा दीजिए और पूरे देश, आप भी दुनिया में अमेरिका गए होंगे, लंदन गए होंगे, दुनिया में बंबई गए होंगे, दिल्ली, एयरपोर्ट शहर से दूर बनते हैं।
उसके बावजूद शहर के बीचों बीच में एयरपोर्ट बना रहे हो। अभी एक उमरी में एक हमारे पटेल साहब हैं, बहुत पारिवारिक सदस्य हैं, उनके घर के मंदिर में आके एक छोटा सा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो बेचारी वृद्धा माता मरते मरते मची। तो रोज आके लड़ेंगे तो गांव के लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना। उनकी जो पुश्तैनी जमीन है उसको छुड़ा रहे हो। थोड़ी दूर लिलजीबाद में 100, 150, 200 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें यदि एयरपोर्ट बना देते तो आपका क्या चला जाता। लेकिन आप तो लोगों के पेट में लात मारना, उनकी पुश्तैनी जमीन छुड़ाना, भूमाफिया की तरह व्यवहार करना आपका आचरण और प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए आपको वही विकास दिखाई देता है। कहते हैं कि जो सोने का चम्मच लेके पैदा होता उसको गरीब की भूख नहीं दिखाती। शहर में चले जाइए, आज लोग इतनी बदहाल स्थिति में, सुबह जब मेरा गेट खुलता है तो 10-20 लोग ये खड़े कि कविता दीदी 5,000 की नौकरी दिला दीजिए। तो हम कहते हैं कि 5,000 में तो तुम रीवा शहर में एक किराए का घर नहीं ले पाओगे, अपना बच्चा कैसे पढ़ाओगे, अपने गाड़ी में तेल कैसे भराओगे और मोबाइल कैसे चलाओगे और खाना कैसे खाओगे। तो ये इसको यदि विकास कहते हैं कि आपके पास यदि पिताजी ने 1 करोड़ छोड़ा था तो आप 10,000 करोड़ के आदमी बन गए, इसलिए आपको विकास दिखाई देता है। सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी को कभी भी आम जनता की बात भरोसा। और कौटिल्य की कहावत आप सुन लीजिए कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उसकी जनता भिखारी होगी। तो रीवा विधानसभा का जो राजा है वो व्यापारी है, वो अपने निज हित में काम करते हैं। अपने व्यापारिक दृष्टिकोण में जितने उनको पुल चाहिए, यदि उनको ओवरब्रिज से पैसा मिलता है तो वो ठेकेदारी के हिस्सेदार हैं और उन्होंने कभी कोई विकास का सोचा ही नहीं। यदि विकास सोचा होता तो सड़कें होती, पानी होता, रोजगार होता, पर उन्होंने ओवरब्रिज के अलावा उनको कोई विकास दिखाई नहीं देता क्योंकि वो ठेकेदार है, इसलिए ठेकेदारी ही उनकी प्रवृत्ति है। एक बार फिर हम आपके संगठन की ओर जाएंगे। अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने जिला स्तर पे बड़ा बदलाव किया है, रीवा में भी शहर और ग्रामीण अध्यक्ष बदल गए हैं, कई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। तो क्या लग रहा है आपको, अभी जो बदलाव हुआ है बिल्कुल सही है, होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षों का कार्यकाल होता है, 5 साल का टेन्योर होता है। तो 5 साल का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष बदल जाते हैं, तो वो तो एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो निसंदेह जो नई जिम्मेदारी लोगों को मिली हुई, राजेंद्र शर्मा जी को और लखन भाई शहर अध्यक्ष बने, दोनों बहुत अनुभवी नेता हैं और अपने अपने काम में पारंगत हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और 8 सीटें और लोकसभा के चुनाव हम जीतेंगे। तो एक बार फिर जो रीवा की जनता है, क्योंकि आप जनता के बीच लोकप्रिय भी हैं, तो ये माना जाए कि कविता पांडे 2023 पे मैदान में होंगी? देखिए, जनता तय करती है और पार्टी तय करती है कि कौन मैदान में होगा और किसके सर में सिरमौर होगा। और निसंदेह कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, जितना भी चाहता। जनता मुझसे जरूर उम्मीद करती है कर्तव्यों की। आपने महसूस किया होगा कि मैं किसी पद में विगत 10 सालों से नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेके आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि उन फरियादों पर काम हो और लोगों को की जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने में मेरी छोटी सी मदद उनके बड़े काम की आती है। और 7 दिन 24 घंटे मेरा जो जीवन है वो सार्वजनिक जीवन है, खुली किताब की तरह हूँ, आम जनता के लिए उपलब्ध हूँ। आधी रात को भी कोई फोन करा है तो मैं उसके साथ खड़ी मिलती हूँ, चाहे उसके ऊपर जितनी बड़ी विपत्ति हो। प्रतिदिन अस्पताल लोगों को पहुँचाना, प्रतिदिन खून दिलाना, प्रतिदिन उनके छोटे छोटे काम करना, यहाँ तक कि सिलेंडर तक भरवाना। तो मेरा प्रयास होता है कि आम जनता के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आए तो उसके सुख और दुख दोनों की हिस्सेदारी में मैं शरीक हूँ। यही मेरी बहुत बड़ी जीत है और कुछ हो ना हो लेकिन जनता की सेवा तो मैं हमेशा बनी रहूंगी। पार्टी लगातार एक अभियान चला रही है, अभी हाल ही में भारत जोड़ो अभियान चला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अब हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान फिर से चल रहा है। 26 तो कैसे आप देख रही हैं, कितना असर पड़ रहा है जनता पे इसका, इस तरीके, जबकि विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस जोड़ो अभियान है ये? हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं और हम लगातार सतत अनवरत 365 दिन सड़क में होते हैं। आम जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। तो उनको जब गरीब गुरबा का कोई काम करता है तो उनको ऐसी ही मिर्ची लगती है और ऐसे ही पेट में दर्द होता है। अभी हम लोग ने नगर सरकार बनाई है, तब उनके पेट में भीषण दर्द है। 2023 में इनका सुपड़ा साफ हम लोग नवंबर में कर देंगे, तब इनको पता चलेगा कि कांग्रेस जोड़ो है कि भारत जोड़ो। भारत जोड़ो में भी आपने देखा कि लाखों लाख लोग सड़क पे आए और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी सब लोग हमारे साथ शामिल हैं और जनता ने मध्य प्रदेश में मन बना लिया है कि मामा मदारी और इनकी जो मंडली है उसको रवानगी डालेगी। बिल्कुल, ये थी महिला नेत्री और प्रदेश
संगठन की प्रभारी कविता पांडे, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उन्होंने हर मुद्दे पे चर्चा की। और ये खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि रीवा विधानसभा उनका कर्मभूमि है और लगातार इस पूरे क्षेत्र पे वो सक्रिय रही हैं कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो 2023 के चुनाव पे मैदान पे होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।